आशा संगिनी बहनों का इस प्रशिक्षण सत्र में स्वागत है। क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र का संचालन कैसे करना है, हम इस विषय पर इस सत्र में चर्चा करेंगे। पहला तो आशा और आशा संगिनी को क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र संचालन में और प्रतिभाग करने के लिए जो दिशा निर्देश भेजे गए हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो वित्तीय निर्देश आशा और आशा संगिनी को प्रोत्साहन राशि देने के लिए गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। जब भी संगिनी सत्र का संचालन कर रही है क्लस्टर बैठक में, प्रशिक्षक के रूप में उसकी भूमिका कैसी होगी और सत्र का संचालन किस प्रकार से करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस पूरे सत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के अंतर्गत 28 जिलों के सभी 321 ब्लॉकों में क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र आयोजित किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त है। क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है कि आशा संगिनी का क्षमतावर्धन करते हुए उसे एक प्रशिक्षक के रूप में तैयार करना और आशाओं को नियमित रूप से स्वास्थ्य कारकों एवं सेवाओं से संबंधित विषयों पर क्षमतावर्धन करना, जिससे उसे अपेक्षित सहयोग मिल सके। प्रत्येक माह क्लस्टर बैठक में प्रतिभाग करने वाली सभी आशाओं एवं आशा संगिनियों का माहवार निर्धारित कैलेंडर अनुसार अभिमुखीकरण किया जाना है। इसमें कुछ संगिनियों का चुनाव करके उन संगिनियों द्वारा क्लस्टर बैठक में निर्धारित सत्र का संचालन किया जाना है। बैठक में क्षमतावर्धन जो सत्र होगा वो कम से कम 3 घंटे का सत्र आयोजित किया जाएगा। क्लस्टर बैठक के आयोजन हेतु जो समय सारणी है वह इस प्रकार से होगी। प्रातः 10 बजे से लेके दोपहर 1:30 तक जो भी निर्धारित सत्र होगा उसके अनुसार प्रशिक्षण आशाओं को दिया जाएगा संगिनियों के माध्यम से। इसके बाद दोपहर 1:30 से 2 बजे तक भोजनावकाश होगा और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसमें आशा ड्रग किट की रिफिलिंग हो गई या अन्य कोई कैंपेन जो चलाए जाने हैं या आशा इंसेंटिव को लेके या ग्रीवांसेस को लेके जो भी चर्चा है उस पर बात की जाएगी। एक क्लस्टर बैठक के क्षमतावर्धन सत्र के संचालन में लगभग 2 संगिनियों द्वारा सत्र संचालित किया जाना है। डीसीपीएम एवं बीसीपीएम यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जनपद एवं ब्लॉक की सभी संगिनियों को सत्र संचालन का अवसर मिले, इसलिए पहले से ही रोस्टर बना लें और उसी के अनुसार संगिनियों को सत्र संचालन का मौका देंगे। क्षमतावर्धन सत्र का रोस्टर बनाने में डीसीपीएम एवं बीसीपीएम इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस क्लस्टर की आशा संगिनी है वो उस क्लस्टर में क्षमतावर्धन सत्र संचालित ना करके दूसरी संगिनी के क्लस्टर की आशाओं का क्षमतावर्धन सत्र संचालित करेंगी। जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि प्रति माह निर्धारित सत्र पर क्षमतावर्धन आशाओं का किया जाना है संगिनियों के माध्यम से। प्रति माह आयोजित किए जाने वाले सत्र का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। अप्रैल माह में डायरिया से बचाव एवं उपचार के बारे में चर्चा की जानी है। इसी प्रकार मई में केवल स्तनपान कम वजन के बच्चों के प्रबंधन एवं बाल सुरक्षा पोषण माह के बारे में चर्चा की जाएगी। जून में जो सत्र क्षमतावर्धन सत्र आयोजित किया जाना है वह जन्म योजना कैसे तैयार करते हैं, संस्थागत प्रसव एवं परिवार नियोजन पे बात संगिनी द्वारा आशाओं से की जाएगी। जुलाई के माह में नवजात में खतरे के लक्षणों की पहचान एवं उनके संदर्भन के विषय में चर्चा करनी है। इसके बाद अगस्त में गर्भवती महिलाओं को जल्द पंजीकरण एवं VHIR में उनका अपडेशन किस प्रकार से आशा को करना है उसके बारे में क्षमतावर्धन सत्र आयोजित किया जाएगा। माह सितंबर में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं IFA सेवन को किस तरीके से बढ़ावा देना है आशा क्षेत्र में, उस पर बात की जाएगी। अक्टूबर माह में उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका रेफरल करना, प्रसव पश्चात महिला में क्या खतरे के लक्षण हो सकते हैं उनकी पहचान करने के बारे में चर्चा की जाएगी। नवंबर माह में इसी प्रकार संगिनी द्वारा टीकाकरण एवं VHND सेवाओं की गुणवत्ता को किस प्रकार से सुधारना है और कौन कौन से टीके लगते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या संदेश एनम द्वारा दिया जाना चाहिए, इस पर क्षमतावर्धन सत्र आयोजित किया जाना है।
दिसंबर माह में नवजात शिशुओं की देखभाल एवं एचबीएनसी भ्रमण में कैसे सुधार करना है, जो भी कौशल हैं उसको कैसे संचालित करना है, इसके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। जनवरी में निमोनिया से बचाव एवं उपचार के बारे में क्षमतावर्धन सत्र आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार फरवरी में गैर संचारी रोगों के बारे में और मार्च में वीएचएसएनसी के बारे में क्षमतावर्धन सत्र आयोजित किया जाना है। आइए अब क्लस्टर बैठक में आशा संगिनी और आशा को क्षमतावर्धन सत्र में प्रतिभाग करने और संचालन के लिए जो वित्तीय निर्देश हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहले आशा संगिनियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। आशा संगिनियों को प्रत्येक माह निर्धारित सत्र को फैसिलिटेट करने के लिए क्लस्टर मीटिंग में ₹100 और भोजन हेतु ₹100 अर्थात कुल धनराशि ₹200 प्रदान की जानी है। ये जो धनराशि है वो नियमित मासिक क्लस्टर बैठक में जो उनको प्रोत्साहन राशि ₹300 की दी जाती है उसके अतिरिक्त देय होगी और ये डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। प्रत्येक माह क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र का संचालन कम से कम 2 आशा संगिनियों द्वारा किया जाना है। टीसीपीएम एवं बीसीपीएम यह ध्यान रखें कि सभी संगिनियों को क्लस्टर बैठक में सत्र संचालन का अवसर माह में एक बार अवश्य मिले और आशा संगिनी प्रशिक्षक के रूप में अन्य संगिनियों के क्लस्टर की आशाओं को प्रशिक्षण देगी, ना कि अपने क्लस्टर की आशाओं को। जिन आशा संगिनियों द्वारा क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन में केवल प्रतिभाग किया जा रहा है उन्हें भोजन हेतु ₹100 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी और जिन आशा संगिनियों द्वारा क्षमतावर्धन सत्र का संचालन किया जा रहा है उन्हें फैसिलिटेशन और भोजन के लिए ₹200 की प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। इसी प्रकार आशाओं को भी प्रत्येक माह क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र में प्रतिभाग करने हेतु ₹100 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और ये धनराशि जो उनको नियमित मासिक क्लस्टर बैठक के लिए प्रोत्साहन राशि ₹150 की मिलती है उसके अतिरिक्त देय होगी। ये जो धनराशि है उनको पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्षमतावर्धन सत्र का संचालन क्लस्टर बैठक में आशा संगिनियों द्वारा किया जाना है। जब भी आशा संगिनी क्षमतावर्धन सत्र का संचालन कर रही है एक प्रशिक्षक के रूप में, जब भी वो आशाओं को प्रशिक्षण दे रही है तो उसे कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए जिससे कि उसका जो प्रशिक्षण सत्र है वो प्रभावी हो सके और सभी आशाओं को समझ आए। 2 तरह के कौशल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक है अमौखिक कौशल जो हमारे शरीर के हाव भाव से समझ में आता है और दूसरा है मौखिक कौशल जो हमारे बोलने और संवाद से समझ में आता है। अमौखिक कौशल की अगर हम बात करें तो आपको जब भी आप प्रशिक्षण दे रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए जो भी आशाओं का समूह है क्लस्टर बैठक में उन सभी के साथ आपका आँखों का संपर्क स्थापित हो, सभी प्रतिभागियों पर आपका समान ध्यान हो। ऐसा ना हो कि किसी एक पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और बाकी लोगों को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो सभी प्रतिभागियों पर समान रूप से ध्यान दें। बोलते समय धीमे व शांत भाव से पूरे कमरे में सहज रूप से घूमते रहें। अपनी प्रतिक्रिया प्रतिभागियों को सिर हिलाकर, मुस्कुराकर उनकी बात में हामी भरकर करें। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो भी बता रहे हैं उसको आप महत्व नहीं दे रहे हैं या उसे आप सही तरीके से सुन नहीं रहे हैं। मौखिक प्रशिक्षण कौशल जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं कि प्रतिभागियों से बीच-बीच में प्रश्न पूछते जाएं। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग करें जिसमें चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। प्रतिभागियों को बीच-बीच में कही गई बात एवं चर्चा को अपने शब्दों में बताने को कहें। इससे उनमें सुनने की कौशल भी विकसित होगा। प्रतिभागियों द्वारा कही गई बात का आदर करें, उसको हंसी मजाक में ना उड़ाएं, उसको महत्व देते हुए बात करें। तो सामने वाले को प्रोत्साहित करना है कि वो आपसे से ज़्यादा बात खुल के कर सके। प्रोत्साहित करने वाले शब्द जैसे सहमत हूँ, बहुत अच्छा आदि का प्रयोग करके प्रतिभागियों को बोलने के लिए प्रेरित करना। तो ये हमारे मौखिक प्रशिक्षण कौशल में आते हैं जो आशा संगिनी को क्षमतावर्धन सत्र संचालन के समय ध्यान में रखना है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि संगिनी जो है वो प्रशिक्षण सत्र का संचालन किस प्रकार से करेगी। पहला है सिखाने और सीखने का वातावरण निर्मित करना है। किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस पर सबसे पहले बताएं। सत्र के विषय
उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, इसकी समुदाय में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में सभी प्रतिभागियों को बता सकें। सत्र के उद्देश्य को बताते हुए चर्चा को आपको आगे बढ़ाना है। आइए अब जान लेते हैं कि सत्र संचालन से पहले आशा संगिनी को किन बातों का ध्यान रखना है। सत्र के मुख्य बिंदुओं की पहले से ही सूची बना लें और पूरे सत्र का एक दिन पहले ही अभ्यास कर लें। जैसे कि जब भी वो आशाओं के सामने अपनी बात करें, सत्र का संचालन करें, तो वो घबराएं नहीं और अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ आशाओं के सामने रख सकें। सत्र के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, पहले से ही उसको एकत्रित कर लें। जैसे चार्ट पेपर हो गया या HbA1c किट हो गया, या आप IFA कैल्शियम के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो उनकी गोलियां हो गई, फैमिली प्लानिंग के साधन हो गए। तो इस तरह से पहले से ही सामग्री को एकत्रित करके रखें और क्षमतावर्धन सत्र में उनको उपयोग करें। सत्र में जो भी गतिविधियां करनी है, जैसे केस स्टडी हो गया, रोल प्ले हो गया, क्विज़ हो गया, उन सबको पहले से ही निर्धारित कर लें और उसका पहले से ही अभ्यास कर लें। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और जो क्षमतावर्धन सत्र है वो बहुत आसानी से, सरल तरीके से संचालित हो पाएगा। तो जो भी अगर आपको रोल प्ले करना है तो जिन आशाओं से आपको कराना है उनको पहले से ही निर्धारित कर लें, उनसे पहले से ही रोल प्ले साझा कर लें। अगर आपको क्विज़ कराना है तो जो भी प्रश्न हैं वो पहले से तैयार करके रखें। तो इस तरह से आप अपना समय भी बचा सकते हैं और क्षमतावर्धन सत्र को बहुत रोचक ढंग से संचालित भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि सत्र संचालन के दौरान आशा संगिनी को किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, सत्र के प्रत्येक चरण को क्रमबद्ध तरीके से लेना है। संगिनी जब भी क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र का संचालन कर रही है तो उसे जो मॉड्यूल क्लस्टर बैठक के लिए दिया गया है, संचालन के लिए दिया गया है, उसमें जो विषय हैं वो सत्र में क्रमबद्ध तरीके से ही दिए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप उन्हें आपको फॉलो करना है और उसी के हिसाब से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है। प्रतिभागियों को अपने अनुभव बांटने एवं बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल एवं ग्रुप वर्क कराएं जिससे कि सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं हो कि पीछे की आशाएं चुपचाप बैठी हैं, आगे की आशाएं ही सिर्फ प्रतिभाग कर रही हैं। सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके, इसलिए ज़रूरी है कि सभी आशाओं को ग्रुप में बांट के उनसे ग्रुप वर्क कराएं या खेल कराएं जिससे सभी का इन्वॉल्वमेंट हो सके। सत्र का जब भी समापन कर रहे हैं तो जो भी की पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं सत्र के, उनको दोहराकर और आशाओं से प्रश्न पूछ के कि उन्हें क्या समझ में आया है, उसके बाद ही सत्र को समाप्त करेंगे। आशा संगिनी को क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र संचालन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, प्रतिभागियों की बातों को ध्यान से सुनें। जब भी आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आशाएं जो भी बात आपसे कह रही हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है और जो भी उनके प्रश्न है उसका उत्तर देना है। एक अच्छा श्रोता होना भी एक प्रशिक्षक का गुण होता है। यदि आप सही तरीके से उसकी बात को सुनेंगे तो आप सही तरीके से उत्तर दे पाएंगे। इसके अलावा ऐसी सरल भाषा का आपको प्रयोग करना है जिससे प्रतिभागी समझ सके। जब भी आप सत्र संचालन कर रहे हैं तो तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से अच्छा होगा। स्थानीय स्तर पर जो भाषा यूज़ होती है उसको प्रयोग करते हुए अपनी बात को प्रतिभागियों को समझाएं। इसके बाद होता है कि बीच बीच में प्रश्न पूछते जाएं। जब भी आप सत्र संचालन कर रहे हैं तो आशाओं से बीच बीच में प्रश्न पूछते जाएं कि आपने अभी क्या बताया, उनको क्या समझ में आया, उसको किस तरीके से वो अपने समुदाय में इम्प्लीमेंट करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप बार बार उनसे प्रश्न बीच बीच में पूछते जाइए जब भी आप सत्र संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा कभी हो सकता है कि दो लोगों के विचारों में या दो समूहों के विचारों में विरोधाभास हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई विवादास्पद स्थिति उत्पन्न ना होने दें, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, उसको शांति से सुलझाने की प्रयास करें। प्रतिभागियों के विचारों का आदर करें और किसी की उपेक्षा ना करें। सत्र के समाप्त होने के बाद आशाओं से फीडबैक लें जिससे कि अगले सत्र में उन कमियों को दूर किया जा सके।
आइए इस सत्र में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे दोहरा लेते हैं एक क्विज़ के माध्यम से। आपसे मैं प्रश्न पूछती जाऊँगी। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्पों में से एक सही उत्तर है जिसे आपको चुनाव करना होगा। पहला प्रश्न है, क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र लगभग कितने घंटे का आयोजित किया जाना है? विकल्प 1 है कम से कम 1 घंटे का, विकल्प 2 कम से कम 3 घंटे का, विकल्प 3 है कम से कम 6 घंटे का, विकल्प 4 है आवश्यकता अनुसार। आपको सही उत्तर इसका बताना है। इसका सही उत्तर है कम से कम 3 घंटे का क्षमतावर्धन सत्र क्लस्टर बैठक में आयोजित किया जाना है, जिसमें आशाओं द्वारा प्रतिभाग किया जाना है और कुछ चिन्हित आशा संगिनियों द्वारा इस सत्र का संचालन किया जाना है। दूसरा प्रश्न है, क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आशा को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? विकल्प 1 है ₹50, विकल्प 2 है ₹150, विकल्प 3 है ₹250 और विकल्प 4 है ₹100। इसका सही उत्तर है क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आशा को ₹100 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रश्न 3 इस प्रकार से है, क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र के संचालन एवं प्रतिभाग के लिए संगिनी को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? विकल्प 1 है ₹300, विकल्प 2 है ₹250, विकल्प 3 है ₹200, विकल्प 4 है ₹100। इसका सही उत्तर है क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र संचालन एवं प्रतिभाग करने के लिए आशा संगिनी को कुल ₹200 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रश्न 4 इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा मौखिक सकारात्मक संवाद व्यवहार है? पहला है आंखों का संपर्क, दूसरा है बीच बीच में प्रश्न पूछे, तीसरा है सिर हिलाकर सहमति देना और चौथा है शरीर के हाव भाव। इसका सही उत्तर है बीच बीच में प्रश्न पूछना मौखिक सकारात्मक संवाद व्यवहार है। बाकी सभी अमौखिक सकारात्मक संवाद व्यवहार हैं। आइए क्विज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्विज़ का 5वां प्रश्न है, क्लस्टर बैठक में सत्र संचालन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है सरल शब्दों का प्रयोग करें, दूसरा है प्रोत्साहन राशि उसी समय पर मिल जाए, तीसरा है आवश्यक लॉजिस्टिक का वितरण हो पाए और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है कि क्लस्टर बैठक में सत्र संचालन के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करने का ध्यान रखना चाहिए। क्विज़ का आखिरी प्रश्न इस प्रकार से है, एक क्लस्टर बैठक में अधिकतम कितनी आशाएं प्रतिभाग करती हैं? पहला विकल्प है अधिकतम 50, दूसरा है अधिकतम 35, तीसरा है अधिकतम 80, चौथा है अधिकतम 100। इसका सही उत्तर है अधिकतम 50 आशाएं प्रतिभाग करती हैं एक क्लस्टर बैठक में। जैसा कि दिशा निर्देश भी भेजे गए हैं कि एक क्लस्टर बैठक में कम से कम 2 संगिनियों की लगभग 50 आशाओं को प्रतिभाग करना है। संगिनी बहनों, क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्धन सत्र का संचालन किस प्रकार से करना है? एक प्रशिक्षक के रूप में आशा संगिनी को किन बातों का ध्यान रखना है? किस प्रकार से सत्र का संचालन करना है? हमने इस सत्र में ये सभी जानकारी सीखी। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको क्षमतावर्धन सत्र के संचालन में सहयोग करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।